वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो नवोदय विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके हमने 55 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन 25 उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन पेपर की 2 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से स्टैट इकोनॉमिक्स के केवीएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं और आगे भी हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हों, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsbydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो और मेरे पास जिस भी मीडियम में मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है, मैं उसी मीडियम में आपके लिए लेके आ जाती हूँ। तो जब मैं हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर कराती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी वो कहीं ना कहीं समझ आए। लेकिन इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर दो, ताकि हम दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकें। आज का जो हमारा 56 क्वेश्चन है उसको देखिए, उसमें क्या बोला गया है। उसमें बोला गया है, किसी अर्थव्यवस्था में कब घरेलू आय राष्ट्रीय आय से अधिक हो सकती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकोनॉमी में किस सिचुएशन में हमारी डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगी जो नेशनल इनकम से। जब आपको विदेशों से शुद्ध लागत आय धनात्मक मिलती है तब, कि जब आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर आपको विदेशों से क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से किस में ज़्यादा दिखाना है, आपको डोमेस्टिक इनकम को ज़्यादा दिखाना है, ना कि नेशनल इनकम को। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा रोंग हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, जब विदेशों का शुद्ध लागत आय ऋणात्मक हो, या फिर कि वो ये कह रहा है जब हमें जो विदेशों से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। नेगेटिव हमारा मतलब पॉजिटिव ना होकर वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन राइट हो सकता है, लेकिन हमें और ऑप्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए, जब विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को दी जाने वाली, जब विदेशों से हमें जो इनकम मिल रही है और विदेशों को दी जाने वाली लागत से अधिक है। ठीक है, कि अगर हमें क्या हो रहा है इस पॉइंट में आप देखिए कि आपको फॉरेन से जो इनकम है वो ज़्यादा मिल रही है और आपको जो पेमेंट करनी पड़ रही है फॉरेन लोगों को वो कम पड़ रही है, तो इससे भी आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी ना। यहाँ थर्ड पॉइंट में देखिए वो ये कह रहा है, अगर आपको नेट फैक्टर इनकम के रूप में 50 रुपीज़ दूसरे देश को पे करने पड़ रहे हैं तो आपको कितने मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं 80 रुपीज़। मतलब मान लो इंडिया ने चाइना को पे किए 50 रुपीज़, कि वहाँ के लोग, चाइना के लोग इंडिया में काम करते थे, तो हमने कितने पे किए, 50 रुपीज़ पे किए। लेकिन इंडिया वाले लोगों को जो चाइना में काम कर रहे हैं उनको कितने मिल रहे हैं, 80 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, लेकिन हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हम ऑप्शन नंबर डी को पढ़ नहीं सकते। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, विदेशों को दी जाने वाली लागत आय विदेशों से प्राप्त लागत आय से अधिक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, हमें क्या प्रूव करना है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इस पॉइंट में देखिए ये कह रहा है कि विदेशों को हम पे ज़्यादा कर रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है, कम मिल रहा है। ये वही बात होगी ना कि इंडिया जो है चाइना को 80 रुपीज़ पे करे, लेकिन बाद में जब चाइना जो है, जो लोग इंडियंस चाइना में काम करते हैं उनको क्या मिले, 50 रुपीज़ मिले। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे क्या है, हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो नेगेटिव में आएगा और कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि आपकी डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा रहेगी और जो नेशनल इनकम है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो ये दिखा रहा है कि हमने फ़ौरन ज़्यादा पे किया है लेकिन हमें इनकम जो मिली है दूसरे देश से वो कम मिली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यही चीज़ ये शो करेगी कि आपकी डोमेस्टिक इनकम तो ज़्यादा है लेकिन आपकी नेशनल इनकम क्या है, कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है केंज के अनुसार निवेश मांग निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू केंज
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू केन्स जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करती है। फर्स्ट है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या निवेश की दर, कंज्यूमर की इनकम, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कि हम जो मार्जिनली जो कंज्यूम करते हैं उस पर भी निवेश की मांग निर्भर करती है। अब देखिए हमारा कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू केन्स उन्होंने क्या कहा था कि निवेश किस किस पर निर्भर करता है, आप किस रेट से इन्वेस्टमेंट करते हो, फर्स्ट तो इस पर निर्भर करेगा और फिर किस पे निर्भर करेगा, सेकंड जो है एक कंज्यूमर जो है क्या इनकम कमाता है उससे जो है इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, पूंजी की सीमांत दक्षता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इस पर भी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है। तो केंद्र ने हमेशा क्या बोली थी कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी निर्भर करती है, MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सी ऑप्शन में राइट आंसर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निजी आय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जो निजी आय होती है, जो प्राइवेट इनकम होती है, यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स कौन सी एक स्टेटमेंट है जो कि प्राइवेट इनकम के बारे में बोली गई है वो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट लाइन में ही क्या बोला है, निजी आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध लागत आय शामिल नहीं की जाती। उन्होंने कहा है प्राइवेट इनकम के अंदर हम क्या शामिल नहीं करते, प्राइवेट इनकम के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो शामिल नहीं करते, कि विदेशों से आपको जो पैसा मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है उसको आप प्राइवेट इनकम में शामिल नहीं करते। फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने ये बोल दी। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है निजी आय में हम हस्तांतरण आय शामिल होती है, कि प्राइवेट इनकम में आप ट्रांसफर अर्निंग को शामिल करते हो। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट में बोला है निजी आय में घरेलू या फर्म दोनों की क्षेत्रों की आय जो है वो संबंधित होती है, कि प्राइवेट इनकम में हाउस होल्ड और जो फर्म्स होती हैं उनको जो भी इनकम मिलती है उसको शामिल हम करते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है उसको देखिए, निजी आय में अवितरित लाभ को शामिल किया जाता है, कि प्राइवेट इनकम के अंदर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसको शामिल करते हैं। अब आप देखिए ये वाली स्टेटमेंट कि प्राइवेट इनकम के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको प्राइवेट इनकम का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके अंदर आप देखोगे कि निजी आय के अंदर हम हस्तांतरण आय जो ट्रांसफर अर्निंग है उसको भी शामिल करते हैं, या फिर फर्म से जो आय मिलती है निजी उसको भी हम शामिल करते हैं, और फर्म जो है अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी अपनी निजी आय में क्या करती है, शामिल करती है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है कि प्राइवेट इनकम के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो शामिल नहीं करते। ये स्टेटमेंट गलत है, हम प्राइवेट इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो शामिल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इन चार स्टेटमेंट में से जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए आगे हमें क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में, आर्थिक कल्याण के मूल्यांकन के लिए बाह्यकरण के अर्थ निम्न में से क्या होगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों का मेजर करना है, ठीक है, इकोनॉमिक आपको वेलफेयर मेजर करना है, तो उसके अंदर जो एक्सटर्नैलिटी होती है वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर करना है, लोगों का कल्याण मेजर करना है, तो उसमें जो बाह्यकरण जो एक्सटर्नैलिटी है, एक्सटर्नैलिटी हम पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, तो उसका क्या मतलब है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, उत्पादन का अर्थव्यवस्था पर धनात्मक और ऋणात्मक असर पड़ सकता है, कि एक्सटर्नैलिटी का या उत्पादन का अर्थव्यवस्था पर हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, हो सकता है नेगेटिव भी पड़े, तो ये दोनों हो सकती हैं। क्या होता है जब कोई भी प्रोडक्शन हो सकता है तो उससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन किस चीज़ का हुआ है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो एक्सटर्नैलिटी से उत्पादन या अर्थव्यवस्था पर धनात्मक या ऋणात्मक असर पड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए,
आर्थिक कल्याण में वृद्धि या कमी भी हो सकती है। अगर एक्सटर्नैलिटी है तो कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर एक्सटर्नैलिटी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। अगर आप ऐसा चीज़ बना रहे हो जिससे लोगों को हेल्थ इश्यू होंगे तो आपका जो कल्याण है वो कम भी होगा। तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, सकल घरेलू उत्पाद को अगर हम गणना करते हैं इस विधि से तो ये गलत विधि से की गई है। ये कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद की गणना गलत विधि से की गई है। कि इनका मानना है कि अगर आप जीडीपी को मेजर करते हो तो जीडीपी को मेजर करने में अगर आप एक्सटर्नैलिटीज का ध्यान रखते हो तो ये मेजरमेंट आपका बिल्कुल गलत है। ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी गलत है, क्योंकि अगर आप नेशनल इनकम को मेजर करते समय एक्सटर्नैलिटी क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी को क्या करना पड़ रहा है, नुकसान या फायदा हो रहा है। अगर आप उसको क्या करते हो, जीडीपी को मेजर करते टाइम मेजर कर लेते हो तो वो एक अच्छा मेजरमेंट इकोनॉमिक्स में जीडीपी का माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल उल्टी बोली गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो पॉसिबिलिटी है कि अगर इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नैलिटी है तो इकोनॉमिक वेलफेयर पर इनका प्रभाव इस तरह से पड़ सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट और सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में से क्या कर्मचारियों के परितोष का एक घटक नहीं है। जो कर्मचारी की जो इनकम होती है या कर्मचारियों की जो इनकम होती है, जो भी वो कमाते हैं, वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, किस किस चीज़ को हम शामिल करते हैं, कंपनसेशन शायद ऑफ एम्प्लॉयज़। तो देखिए कर्मचारियों का वेतन उसके अंदर जाता है। वस्तु व सेवाओं के रूप में दी जाने वाली सुविधाएं, मान लो कोई उनका ओनर है, वो उनको वस्तु व सेवाओं के रूप में किसी तरह की कोई फैसिलिटी देता है तो वो भी कर्मचारियों के एक परिश्रम का हिस्सा मानी जाती है। सी पॉइंट देखिए, मालिक जो होते हैं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान देते हैं। ठीक है, इम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जो ओनर होते हैं मान लो किसी फर्म के, वो अपने इम्प्लॉयज़ का रहने का, उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो वो भी उनके कर्मचारियों के परितोष का हिस्सा होता है। तो ये तीनों चीज़ें तो क्या है, कर्मचारियों के परितोष का हिस्सा होता है। कर्मचारियों का वेतन, वस्तु एवं सेवाओं के रूप में दी जाने वाली सुविधाएं, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में जो योगदान दिया जाता है वो भी इसमें शामिल होता है। लेकिन कर्मचारियों द्वारा, कर्मचारी खुद ही अपनी सामाजिक सुरक्षा में योगदान देंगे, वो कर्मचारियों के परितोष में हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट बोली गई है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो स्टेटमेंट बोली गई है कि कर्मचारी खुद ही अपनी सामाजिक सुरक्षा में योगदान देंगे और वो कर्मचारियों के परितोष का हिस्सा होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमसे यही पूछा था कि क्या चीज़ गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में से क्या जो है हस्तांतरण आय है, सही विकल्प को आप चुनिए। ठीक है, हमें बहुत से विकल्प दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से क्या जो एक हस्तांतरण आय है। ट्रांसफर अर्निंग क्या है, आपको एक सही स्टेटमेंट को चुनना है। फर्स्ट देखिए, एक ससुर द्वारा दामाद को विवाह के समय दिए जाने वाले उपहार, क्या ये ट्रांसफर अर्निंग है, ये पूछा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है भारत सरकार द्वारा जापान में भूकंप पीड़ितों को जो भेजे जाते हैं कंबल, क्या ये ट्रांसफर अर्निंग है या आय है। थर्ड देखिए, एक गृहिणी है, एक हाउस वाइफ लगा लो या कुछ भी लगा लो, घर में काम करने वाले, अगर भिखारियों को भोजन देते हैं तो वो क्या ट्रांसफर अर्निंग है। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए, अमेरिका में एक भारतीय कॉल सेंटर को किया गया भुगतान, कि अमेरिका के अंदर कोई इंडियन कॉल सेंटर है उसको जो भुगतान किया जाता है, क्या वो हस्तांतरण आय है या नहीं। अब आप देखिए, एक ससुर जो है दामाद को जो गिफ्ट देता है उसकी शादी के समय, तो वो क्या होता है, एक पक्षीय होता है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कोई कंपल्सेशन नहीं होता कि दामाद को भी ससुर को गिफ्ट देना है रिटर्न में। तो ये क्या है, एक हस्तांतरण आय है, एक पक्षीय भुगतान है। अब आप देखिए, सरकार क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में जो भूकंप वगैरह आ जाते हैं वहाँ पर जो कोई भी गवर्नमेंट अगर हेल्प करती है तो उसके बदले में वो वापसी में किसी तरह की कोई जो इनकम है वो नहीं चाहती, उसको एक पक्षीय वो क्या करती है, अपनी मर्जी से भुगतान करती है या हस्तांतरण आय देती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड देखिए,
एक गृहिणी क्या करती है, भिखारियों को भोजन देना या कंबल देना। क्या हम भिखारियों को भोजन कंबल इसलिए देते हैं कि इसके बदले में भिखारी हमें कुछ देंगे? ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ये तीनों ही क्या है, हस्तांतरण आए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, अमेरिका से एक भारतीय कॉल सेंटर को अगर भुगतान किया जाता है, अमेरिका में एक भारतीय कॉल सेंटर को अगर भुगतान किया जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हो सकता है कि हमने वहाँ पर उस कॉल सेंटर की सर्विसेज जो है ली है, ये हस्तांतरण आय नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन जो है वो हस्तांतरण आय का है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन हस्तांतरण आय का नहीं है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से किसे अंतक्षेप पहचानिए। अंतक्षेप का अगर मैं आपको इंग्लिश में मतलब बताऊं तो यहाँ पर है इंजेक्शन की बात की गई है। क्या? इंजेक्शन। हम इकोनॉमिक्स में दो चीज़ पढ़ते हैं ना, एक तो विड्रॉ पढ़ते हैं, एक इंजेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इंजेक्शन क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में आय जो है एक इन्वेस्टमेंट की जाती है, इनकम होती है, इनकम को कई गुना किस तरह से बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या चीज़ जो है इंजेक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में है बचत, अगर आप सेविंग करते हो और कर लगाते हो। अगर क्या है इकोनॉमी में, देखो हम एक टेबल बना लेते हैं, एक तरफ विड्रॉ, एक तरफ इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या करते हैं, इनकम को कई गुना बढ़ा देते हैं। विड्रॉ क्या है, लोगों ने किसी तरीके से पैसे को कम कर दिया, निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या पहचानना है, हमें इंजेक्शन पहचानना है। अब आप फर्स्ट देखिए, बचत और कर दे रखा है। सेविंग करने से पैसा निकल जाता है और टैक्स जो है गवर्नमेंट ले लेती है, तो वो भी पैसा जो है जो सोसाइटी है या इकोनॉमी से निकल जाता है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों तो विड्रॉ कहलाते हैं, तो ये इंजेक्शन तो नहीं है। आयात और निवेश, अब देखिए इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इंजेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होती है तो इंजेक्शन होता है। लेकिन जब आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो दूसरे देश को पैसा चला जाता है, तो ये विड्रॉ होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी राइट नहीं हो सकता। जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको देखिए, सरकार खर्च क्रय करती है और निर्यात करती है। सरकार अगर क्रय करेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे उत्पादक है, भारतीय उत्पादक है, उनके पास पैसा पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सरकार का जो खर्च है या सरकार का क्रय क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कहलाएगा, इंजेक्शन कहलाएगा। अगर एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तब भी बाहर के लोग हमें क्या देंगे, पैसा देंगे ना। तो उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एक्सपोर्ट करना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, इंजेक्शन कहलाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से क्या एक स्टॉक की श्रेणी में आता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्या फ्लो होता है, और एक इकोनॉमिक्स में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्लो, एक होता है स्टॉक। स्टॉक होता है जिसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मापा जाता है। जैसे आज के टाइम पीरियड में, आज की डेट पर मेरे पास किसी भी चीज़ का कितनी पूर्ति है, वो उसका स्टॉक कहलाएगा। लेकिन फ्लो क्या होता है, उसे पीरियड ऑफ टाइम पे मापा जाता है। जैसे कि एक पर्सन है, वो क्या करता है, रोज जेब खर्ची करता है, हर 10 दिन बाद वो 10 रुपये खर्च करता है, हर 15 दिन बाद वो इतने रुपये खर्च करता है, तो उसका क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या होता है, फ्लो का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, लेकिन स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपको ये देखना है कि क्या चीज़ जो है वो है स्टॉक है। अब आप देखिए, बचत करना और कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सेविंग क्या हो सकती है, सेविंग तो स्टॉक हो सकती है, लेकिन जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल का फॉर्मेशन, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, स्टॉक पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया है कि पूंजी, कैपिटल एंड रहितियों मतलब इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या मतलब होता है, इन्वेंट्रीज जो होती हैं हमारी, इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी स्टॉक का एक पार्ट होती हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज जो होती हैं हमारी स्टॉक का पार्ट होती है, और पूंजी तो क्या होती है, कैपिटल होती है। कैपिटल तो अपने आप में ही क्या होता है, एक स्टॉक होता है, और रहितियाँ जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक स्टॉक होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, पूंजी और रहितियाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का स्टॉक भी यही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
64 क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया है, एक विद्यार्थी को राष्ट्रीय आय का मान पता है, ठीक है, एक स्टूडेंट है उसको ये पता है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितनी है। यदि वह घरेलू आय ज्ञात करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया कि एक यहाँ पे क्या बोला है, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को ये पता है हमारी नेशनल इनकम कितनी है। अगर उसको डोमेस्टिक इनकम पता करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा। अब आपको पता है डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, एक देश की घरेलू सीमा में जितनी भी इनकम अर्न होती है वो शामिल होती है, लेकिन नेशनल इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कि विदेशों से हमारे देश में कितना पैसा आया है वो हम शामिल करते हैं। तो क्या है, अगर एक स्टूडेंट को क्या पता है, नेशनल इनकम पता है और उसको डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोली जाती है तो वो क्या कर देगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या कर देगा, माइनस कर देगा ना। तो उसको क्या पता होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसको घरेलू आय अगर ज्ञात करनी है तो उसको किसका पता होना चाहिए। फर्स्ट है मूल्यह्रास जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, सेकंड है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक शुद्ध आय वो, या मध्यवर्ती उपभोग या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब आपको पता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं होती और नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टूडेंट को नेशनल इनकम पता है, उसको डोमेस्टिक तक जाने के लिए क्या पता होना चाहिए, उसको नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड पता होनी चाहिए, तभी वो ज्ञात कर सकता है कि उसकी डोमेस्टिक इनकम कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध लागत आय उसे पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक फर्म ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की सुविधा ली है तो उसका जो भुगतान है वो क्या कहलाएगा। एक फर्म है, कोई भी मान लो कंपनी है, वो क्या करती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करती है, तो उसकी सर्विस को क्या कहा जाएगा। पहली बात अंतिम व्यय कहलाएगा कि ये हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है, या मध्यवर्ती व्यय जिसको हम इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर है वो बोलते हैं, या पूंजीगत व्यय या निवेश व्यय। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है, आपने एक सर्विस लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट की। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, आपको कोई ना कोई फाइनेंशियली हेल्प करेगा, आपका काम सॉल्व करेगा। तो आपने क्या लिया, किसी पर्सन की सर्विस ली है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपकी एक इंटरमीडिएट सर्विस कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरमीडिएट सर्विस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या बोला है, यदि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, मतलब हमने एक हाइपोथेसिस इकोनॉमी मानी है और उसमें बोला है सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें कितनी दी है, 0.20 दे रखी है, और बोला है मल्टीप्लायर आप बताओ। आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा देना है, 1/1 माइनस 1/1/MPS। आपको पता है MPS आपकी वैल्यू कितनी है, 1/0.20, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 100/20, और 20 को इसके साथ आप कट करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो आपको पता लगा अगर आपकी MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू कितनी है, अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से 0.20 है तो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर एक अर्थव्यवस्था है, द्विअंचल अर्थव्यवस्था मतलब हो सकता है 2 सेक्टर मॉडल की बात की गई है, और यहाँ पर हमें सेविंग फंक्शन दे रखा है ये और उन्होंने कहा है किस स्तर पर बचत हमारी शून्य होगी, और ब्रेक इवन पॉइंट का आप यूज करते हुए उनकी प्रोज्याय निकालो। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में ही क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पर टोटल रिवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं ना, तो जहाँ पर हमारा इनकम और कंजप्शन बराबर होता है, मान लो आपने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये ही आपने क्या कर दिया कंज्यूम कर दिए, और आपकी सेविंग क्या होती है 0 होती है। आपको समझ आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, जब आपकी इनकम और कंजप्शन बराबर होती है और आपकी सेविंग क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तभी तो कि आपने 100 रुपये कमाए, आपने 100 रुपये ही क्या कर दिए कंजप्शन पर खर्च कर दिए, इसका मतलब क्या है आपकी सेविंग 0 है। तो ये वाला क्वेश्चन बोल दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है आप उसका यूज़ करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसका मतलब हमारा जो सेविंग का जो लेवल है वो कितना दे रखा है 0 जो है हमें पता है, और उसका यूज़ करते हुए हमें क्या निकालनी है, हमें प्रोज्याय जो खर्च करने योग्य आय है उसको निकालना है। अब देखिए आपके पास क्या है, सेविंग फंक्शन है ना,
सेविंग फंक्शन आपके पास क्या है, सेविंग फंक्शन आपके पास है -300 प्लस 0.25 YD। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या बोला कि जब ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा सेविंग क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। अगर मैं ये निकालूं 0.25 YD इधर निकाल लिया मैंने, और इधर क्या कर दिया 300 कर दिया, और YD की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकाल लूँगी तो क्या हो जाएगी, 0.25 है तो ऊपर मैंने 2 0 लगा दी और नीचे 25 कर दिया। तो जब मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँगी तो मेरा आएगा 1200, मतलब 1200 या 1200 हम बोल सकते हैं। तो हमारी इनकम का लेवल कितना आ गया, YD आ गया। अब देखिए YD नेशनल इनकम जो है हमारी, वो क्या आ गई, 1200 आ गई। और हमने सेविंग को 0 क्यों माना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन्होंने कहा आपको ब्रेक इवन पॉइंट का यूज़ करना है। तो हमारा ऑप्शन तो निकल गया, लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। उसके लिए आप क्या करो, अब हमने क्या बताया था आपको ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन, कि इनकम आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, कंजप्शन के बराबर होनी चाहिए। अब आपकी इनकम कितनी निकल गई है, 1200 रुपये निकल गई है। ठीक है, अगर आपकी सेविंग फंक्शन में ये वैल्यू डालने से आपकी सेविंग क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो इसका मतलब इनकम और कंजप्शन बराबर है। आप समझे ना, आपने जो इनकम निकाली है, अगर आप इसको सेविंग फंक्शन में डालते हो और सेविंग की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, तो इसका मतलब आपकी इनकम और कंजप्शन क्या है, बराबर है। अब मैं आपको डाल के भी दिखा देती हूँ। अब देखिए -300 प्लस 0.25 YD थी। अब YD की वैल्यू आपने निकाल दी, YD की वैल्यू आपकी क्या है, 0.25, और YD की वैल्यू हमारी कितनी है, 1200 रुपये है। ठीक है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 1200 से, तो आपका आ जाएगा प्लस का 300, और आपके पास यहाँ कितने का 300 है, माइनस का 300, प्लस माइनस क्या हो जाएगी, 0। अब आपने देखा जब आपकी इनकम का लेवल कितना है, 1200 रुपये है, तो आपकी सेविंग क्या है, 0 है। सेविंग 0 का मतलब है कि आपकी कहीं ना कहीं कंजप्शन और जो इनकम है वो बराबर है। तो ये पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट भी है। तो इसीलिए जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल राइट है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा कथन सही है। मुद्रास्फीति से ऋणी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। ऋणी होता है डेटर्स, जो पैसा उधार लेता है, डेटर्स। ठीक है, मुद्रास्फीति से उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से उपभोक्ता वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहते और अति मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। एक बात बताओ, किसी भी इकोनॉमी में अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो वो क्या है, उस इकोनॉमी के लिए लाभदायक होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। तो मुद्रास्फीति से उपभोक्ता वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहते के दौरान उपभोक्ता क्या होता है, जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो कंज्यूमर बचने की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो ना खरीदे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले स्टेटमेंट में क्या बोला है। अगले स्टेटमेंट में ये क्या बोला है, मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक बात बताओ, पहले आप कोई चीज़ 5 रुपये की ले रहे थे, आपके पास 100 रुपये थे, 5 रुपये प्राइस था, तो आप कितनी खरीद पा रहे थे, 20 खरीद पा रहे थे। अब एकदम क्या हो जाता है, प्राइस 10 हो जाता है, तो आपकी क्रय शक्ति क्या हो गई, घट गई ना। पहले आप 20 क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब 10 खरीद पा रहे हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, उल्टा बोला है। अब आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। मुद्रास्फीति से सिर्फ जो फायदा होता है वो डेटर्स को होता है, जिसने पैसा उधार लिया होता है। कैसे, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि डेटर्स, मान लो ए पर्सन ने इस डी पर्सन को क्या किया, 1000 रुपये उधार दिए और इसको क्या करना है, 1 साल बाद वापस करना है। अब जो प्राइस या इन्फ्लेशन की रेट चल रही है, मान लो 5% चल रही है। अगर ये डी पर्सन इस ए पर्सन को पैसे ना देता, वो एक कमोडिटी खरीदता जिसका प्राइस क्या था, 5 रुपीज़ था। अब आप देखो 5 रुपीज़ प्राइस पर वो कितना खरीद पा रहा है इसको, जब आप इसको, तो वो 200 कमोडिटी जो है इस गुड्स की खरीद लेता। लेकिन क्या हो जाता है, अब 1 साल बाद जब ए पर्सन क्या करता है, ए पर्सन के पास वापस पैसा डी पर्सन देता है, वो देता कितना है, वही 1000 रुपये देता है। अब क्या हो जाता है, प्राइस जो है, जो वो गुड्स उसको खरीदनी है, अब प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ने की वजह से वो कितनी खरीद पाता है, अब आप देखिए, प्राइस बढ़ने की वजह से अब वो 100 ही कमोडिटी उस वस्तु की खरीद सकता है।
तो जिसने पैसा उधार दिया है उसको नुकसान है, और जिसने पैसा उधार लिया था उसको फ़ायदा है, क्योंकि उसे अब जो है क्रय शक्ति जो है उस मनी की कम हो गई है। तो हम इसलिए ये कहेंगे कि मुद्रास्फीति से ऋणी को, डेटर्स को फ़ायदा होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक लकड़हारे को मंदी के दौरान काम नहीं मिल रहा या तो यह किस तरह की बेरोजगारी की ओर संकेत कर रहा है। आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अंदर ये आंसर दे रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मंदी की वजह से काम नहीं मिल रहा, तो ये चक्रीय बेरोजगारी है या फिर प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, मंदी की वजह से काम नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तेजी, मंदी, महामंदी। तो इसका मतलब है ये किस तरह की बेरोजगारी है, ये साइक्लिकल बेरोजगारी है जिसको हम चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आपको उपभोग फलन दे रखा है 50 + 0.8 YD जो है आपको उपभोग फलन दे रखा है, और ये बोला है जो निवेश का जो स्तर है वो कितना है, 50 करोड़ है। तो राष्ट्रीय आय का जो संतुलन है आपको जो है वो बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको इनकम निकालनी है वो कैसे निकलेगी, 50 + 0.8 YD और हमारे पास स्वायत्त निवेश कितना है, 50 करोड़ है। अब आपने यहाँ क्या करना है, अब आपने यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देना है, C+I का फॉर्मूला लगा दीजिए। C आपका कितना है, C आपका है 50 + 0.8 YD और इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 50 है, और इधर आपको पता है ये इनकम है। अब Y में से क्या हो जाएगा, 0.8 Y जब YD और Y सेम हो तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो आप इसको Y भी लिख सकते हैं और YD दोनों को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका बचेगा 50 और 50 क्या हो गया, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 50 ये 100 और ये YG आप कॉमन ले लो, तो आपका क्या बचा, 1 - 0.8, 1 - 0.8 क्या हो जाएगा, 0.2, और 0.2 अगर मैं यहाँ लिखूँगी तो अगर आप इसको 2 बनाना चाहते हो तो ऊपर 0 लगा सकते हो। तो आपका जो यहाँ पर जो इनकम का जो लेवल आएगा राष्ट्रीय आय की वो कितना आ जाएगा, वो आपका 500 करोड़ रुपए आ जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ कहाँ वैल्यू डाल दी, C+I के अंदर वैल्यू को डाल दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा संतुलित आय जो है 500 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार समग्र पूर्ति वक्र एक सीधी रेखा होती है तो क्या होती है। अब आपको पता है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके अनुसार जो सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व उनका किसके समानांतर होता है, वाई एक्सिस के समानांतर, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। जो क्लासिकल है उनके अकॉर्डिंग जो सप्लाई कर्व होता है हमारा वो कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, एक फिक्स होती है, उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई चेंज जो है नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स एक्सिस के समांतर होती है, वाई एक्सिस के समांतर होती है, या आपको पता है कि हमारी सप्लाई कर्व क्लासिकल में कितनी होती है, वाई एक्सिस के समानांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बचत फलन को आप किस तरह से जो है वो क्या कर सकते हो, व्यक्त किया जा सकता है। जो सेविंग होती है ना हमारी, सेविंग का आपको क्या दिखाना है, बचत फलन को आप किस तरह से दिखा सकते हो। जो सेविंग है उसको आप S/Y दिखा सकते हो, फर्स्ट बोला है। सेकंड है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y आप दिखा सकते हो कि कंजप्शन अपॉन इनकम में जो चेंज होता है उससे आप दिखा सकते हो। या आपको बोला है औसत उपभोग प्रवृत्ति कि C/Y आप दिखा सकते हो, या फिर आप सीमांत बचत प्रवृत्ति जो अगर आपको स्लोप वगैरह दिखाना होता है तो सेविंग जो फंक्शन होता है आप उसको चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y से क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो यहाँ तो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, सेविंग फंक्शन के स्लोप को दिखाना है।
ढाल बोला है ना उन्होंने क्वेश्चन में, बचत फलन के ढाल को दिखाना है। ढाल का मतलब स्लोप, स्लोप आ गया तो कहीं ना कहीं मार्जिनल चेंज तो आएगा ही आएगा। तो ये भी ठीक हो सकता था, ये भी ठीक हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने ढाल डाल दिया। ढाल का मतलब होता है स्लोप। सेविंग फंक्शन के स्लोप को दिखाने के लिए आप चेंज की तरफ जाओगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या एक देश की मौद्रिक नीति का माध्यम नहीं है, कि मॉनेटरी पॉलिसी में किस चीज़ को शामिल नहीं करते। फर्स्ट है टैरिफ, मोरल सैंक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशो। अब आप देखिए, मोरल सैंक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रेशो, ये सब क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है। ये क्वालिटेटिव के अंदर आता है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन टैरिफ जो होता है वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। बोला है कि किसी देश के सेंट्रल बैंक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। फर्स्ट है, केंद्रीय बैंक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर मनी को मैनेज करता है, सब कुछ करता है, तो वो हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। बाकी स्टेटमेंट हम पढ़ के देखते हैं। और देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला है केंद्रीय बैंक अक्सर देश के केंद्र में स्थित होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेंट्रल बैंक कहीं भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि कंट्री के सेंटर में वो स्टेब्लिश हो, तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो बाकी और स्टेटमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को निर्देश देते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक को टाइम टाइम पर निर्देश देते हैं। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति संरचना पर पूर्ण नियंत्रण केंद्रीय बैंक का होता है, ये भी सही है। मनी की जो सप्लाई होती है पूरी इकोनॉमी में, उस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक के बारे में बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत है। इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि क्या स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा आपूर्ति या ग्रीष्म लो क्या कहता है। सभी मुद्रा अच्छी मुद्रा होती है, या सभी मुद्रा बुरी मुद्रा होती है, या अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, या बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अब यहाँ पर ग्रीष्म लो के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है। अब आपको पता है ग्रीष्म लो जो है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ये क्या लो है। ये जो है एक फाइनेंस, शायद इंग्लैंड की जो क्वीन है उनके फाइनेंस एडवाइज़र थे। तो उस टाइम पे ना एक सिचुएशन थी इंग्लैंड के अंदर, उसका सॉल्यूशन जो है ग्रीष्म ने दिया था, और उन्होंने एक लो क्रिएट किया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीष्म लो के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या देखा था इंग्लैंड के अंदर, क्या था कि उस टाइम दो तरह की करेंसी जो है चल रही थी। मतलब एक नई करेंसी जो है वहाँ की रानी ने चलाई थी, और एक जो पहले से करेंसी चल रही थी। तो लोगों ने क्या देखा गया वहाँ पर ये देखा गया कि जो नई करेंसी है उसको तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, मतलब उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो पुरानी करेंसी है, मान लो फटी हुई करेंसी है, जो पहले से चली आई करेंसी थी, उसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। तो उनका जो ये लो है ग्रीष्म का लो, जो बेसिक जो इसका क्रक्स है वो ये है कि अच्छी मुद्रा की जो नई करेंसी आई है, जो अच्छी मुद्रा है, उसने क्या कर दिया, नहीं सॉरी, बुरी मुद्रा ने जो हमारे पहले से यूज़ जो मुद्रा थी, जो पहले से हम करेंसी यूज़ कर रहे थे, उसने क्या किया, जो नई करेंसी थी उसको प्रचलन से बाहर कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो गवर्नमेंट नए नए नोट छाप देती है, नए नोट छाप देती है, 2000 के नोट ले आती है, 3000 के ले आती है, लेकिन जो पहले से हमारी कंट्री में जो नोट चल रहे हैं वो भी चल ही रहे हैं, उनको बंद नहीं किया गया। ऐसी सिचुएशन में हमारा भी एक बेसिक नेचर हो सकता है कि हम क्या करें, जो पुराने नोट है हमारे पास थोड़े फटे हुए या किसी भी तरीके से पुराने नोट को हम क्या करते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, लेकिन जो नई करेंसी होती है, जो बिल्कुल नई होती है, उसको हम यूज़ नहीं करते। तो ये वाला भी लो इसी तरह से था कुछ, कि जो बुरी मुद्रा है, जो पहले से चली मुद्रा थी, उसने क्या किया, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। इसी लो को हम ग्रीष्म लो के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 77 क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया है, यदि भारतीय मुद्रा का
मूल्यह्रास होता है। अगर हम क्या करते हैं, भारत का जो रुपया उसका क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन कर देते हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब है हम अपनी करेंसी का मूल्य डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, घटा देते हैं। मान लो पहले $1 50 रुपीज़ का था, अब $1 क्या हो गया, 70 रुपीज़ का हो गया। और ये जो है किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स ने किया है। तो ये उन्होंने कहा, तो फिर अन्य बातें अगर समान रहेगी तो किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। अब क्या है, पहले $1 का प्राइस कितना मिल रहा था, 50 था। अगर अब $1 लेना है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 70 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे किसका फ़ायदा होगा, अगर एक्सपोर्ट किया जाता है, अगर मान लो अब इंडिया एक्सपोर्ट करती है, $1 के बराबर एक्सपोर्ट करती है मान लो यूएसए में। पहले $1 के बराबर यूएसए में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमें कितने रुपीज़ मिल रहे थे, 50 रुपीज़ मिल रहे थे। अब एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, अब जो है एक्सपोर्ट करने से हमें 70 रुपीज़ मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम अपनी करेंसी का डेप्रिसिएशन करते हैं तो एक्सपोर्टर्स को, भारतीय निर्यातकों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि करेंसी की वैल्यू के घटने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यह भारतीय निर्यातकों को फ़ायदा होगा और भारतीय उपभोक्ताओं को क्या होगा, इससे नुकसान होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अभी हमने अभी किया, उसी हिसाब से वही सेम क्वेश्चन दोबारा दिया हुआ है। अब यहाँ पर है डिवैल्यूएशन करने से। डिवैल्यूएशन क्या होता है कि यहाँ पर डेप्रीशिएशन था। डेप्रीशिएशन का मतलब है जब डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स की वजह से करेंसी का प्राइस कम होता है। और डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी क्या करती है, खुद से ही क्या करती है, अपनी करेंसी के मूल्य को घटाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आयात के घरेलू मूल्य में वृद्धि होगी या निर्यात के घरेलू मूल्य में वृद्धि होगी, या आयात और निर्यात के घरेलू मूल्य में वृद्धि होगी, या फिर निर्यात के विदेशी मूल्यों में कमी होगी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जब डिवैल्यूएशन होता है या डेप्रिसिएशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, राइज हो जाता है इन डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हमारे लिए करना महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट करना क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और जो इम्पोर्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयात के घरेलू मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और निर्यात के विदेशी मूल्य में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कर को विकासशील कर कहा जाता है। विकासशील कर का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे कर की दर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जब कहा जाता है जब औसत दर से अधिक हो, जब कर की दर क्या हो, औसत दर से अधिक हो या औसत दर से कम हो या औसत दर के बराबर हो या हानि के बराबर हो। अब आप देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जब इनकम के बढ़ने पर टैक्स की रेट बढ़ जाती है। जब हमारा क्या होगा, मार्जिनल टैक्स रेट कि मार्जिनली जो टैक्स की रेट है वो ज़्यादा होगी एवरेज की टैक्स रेट से, तो ये टैक्स कहलाएगा आपका। ये आपको याद रखना है कि जब मार्जिनल टैक्स रेट इज ग्रेटर देन एवरेज टैक्स रेट तो टैक्स होगा प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन में यही बोला था कि किस कर को प्रगतिशील कर कहा जाएगा। कर को जब तभी प्रगतिशील कर कहा जाएगा जब उसकी औसत दर से जो कर की दर है वो अधिक हो। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जब ग्रेटर होगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स से, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था, इसीलिए औसत दर से अधिक कर होने पर ही कर की दर को विकासशील दर कहलाया जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्या एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है। वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, संपत्ति वेल्थ होता है, परिसंपत्ति कैपिटल टैक्स, या मूल्य वृद्धि कर। तो ये इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब टैक्स तो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। लेकिन वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे अब खत्म कर दिया गया है, ये क्या एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं पर लगता था, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर था। ये हमारा वैट था जो पूरी तरह खत्म हो गया जीएसटी के आने से। लेकिन वैट क्या है, एक हमारा अप्रत्यक्ष कर है, ना कि प्रत्यक्ष कर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो एनवीएस का, नवोदय का विश्वविद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने 3 वीडियो के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है।
आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और आपके पास अगर किसी भी मीडियम में क्वेश्चन पेपर हैं, आप चाहते हो, आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हो, आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर क्वेश्चन पेपर को मेल कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।